गुप्ता निवास में आज खूब चहल पहल हो रही थी, और हो भी क्यों ना, घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी नव्या की शादी जो हो रही थी आज। नव्या का गेहुआ रंग, भूरी आंखें, गोल चेहरा, कमर तक आते उसके लंबे घने बाल और उसकी वो प्यारी सी स्माइल, बहुत सुंदर थी नव्या। वो एक बैंक में नौकरी करती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी 6 साल पहले हुई थी और उसके बड़े भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी, और अब बारी थी नव्या की शादी की। अरेंज मैरिज हो रही थी उसकी, और वो अपनी शादी से बहुत खुश थी। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी की शादी में जितना खर्चा कर सकते थे उससे कहीं बढ़कर कर रहे थे नव्या के पापा सुधीर गुप्ता। चलो चलो बारात घर चलो, आप सब यहाँ बैठे रहेंगे तो वहाँ बारात का स्वागत कौन करेगा, सुधीर अपने घर आए हुए सभी मेहमानों से कहते हैं। अपर्णा, नव्या की माँ, ओफो, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, सब हो जाएगा। धीरे धीरे शाम हुई। सभी मेहमान बारात घर की ओर प्रस्थान हुए और बाकी घर वाले भी। नव्या और उसकी बहन तो ब्यूटी पार्लर से सीधा वहीं आने वाले थे। कुछ देर बाद शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। नव्या भी तैयार होकर अब आ गई थी। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ा, गहरी रची मेहंदी, दुल्हन का सिंगार, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो। अपर्णा तो उसे देखते ही उसकी नजर उतार देती है। नव्या को एक अलग कमरे में बिठा दिया जाता है। उसकी सहेलियां भी उसके साथ थी और खूब हंसी ठिठोली हो रही थी। थोड़ी देर में खूब धूम धमाके के साथ बारात आती है। क्रीम कलर की शेरवानी में अक्षय दूल्हा बहुत जच रहा था। आतिशबाजियों की एक लड़ी लग जाती है आसमान में। नव्या के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अक्षय चौखट पर खड़ा है और नव्या की बहन सुनीता ने उसका रास्ता रोक रखा है। वो अपना नेग मांग रही है। हंसी खुशी ये रस्म पूरी होती है। अपर्णा अक्षय की आरती उतारती है। उसके बाद अक्षय अंदर आता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। अक्षय के दोस्त ने कहा, भाई काफी खर्चा किया है तेरे ससुर ने तो, लगता है खूब मालदार पार्टी है। अक्षय इतराते हुए बोला, तो तुम्हारा भाई भी कुछ कम नहीं है। मेरे जैसा लड़का इन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलता। वो सामने लगी शानदार स्टेज पर बैठते हुए बोलता है। खैर, कुछ देर बाद नव्या को जयमाला के लिए बुलाया जाता है। दुल्हन के जोड़े में सजी नव्या धीरे धीरे चलती हुई स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। अक्षय उसे ही देख रहा था। नव्या एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है और अक्षय को अपनी तरफ देखता पाकर वो शर्माकर पलकें झुका लेती है। अगले ही पल वो स्टेज के पास थी। अक्षय अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेता है और उसे स्टेज पर लेकर आता है। जैसे ही नव्या स्टेज पर आती है तो उन दोनों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगती है और सब लोग तालियां बजाते हैं। नव्या कितनी खुश है ये तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। जयमाला का टाइम हो रहा था। अक्षय धीरे से नव्या से बोला, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें लाइफ पार्टनर के रूप में मिलेगा। कुछ ज्यादा ही घमंड से बोलता है वो। नव्या को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर उस वक्त वो चुप ही रह जाती है। चलो चलो जयमाला का टाइम हो गया है, नव्या की बहन स्टेज पर आते हुए बोलती है। अक्षय नव्या से बोला, तुम्हारे घर वाले कितने खुश लग रहे हैं ना? क्यों, तुम्हारे नहीं है क्या? नव्या भी जवाब दे देती है। अक्षय बोला, ओह तुम तो बुरा मान गई। खैर ये सब छोड़ो, अपने पापा से कहो कि जयमाला की रस्म तभी होगी जब मुझे एक चमचमाती कार मिलेगी, वरना भूल जाओ इस शादी को। लास्ट मिनट पर अक्षय अपनी शर्त नव्या के सामने रखता है। ये सुनकर नव्या को एक धक्का लगता है और वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही मेरे पापा बहुत खर्चा कर चुके हैं, फिर बाइक भी तो दे रहे हैं ना वो। गाड़ी देना हम लोगों के बस का नहीं है। नव्या धीरे धीरे उससे बोल रही थी ताकि कोई और उसकी बातें सुन ना पाई। अक्षय बोला, बाइक तो आजकल हर कोई ऐरा गहरा दे रहा है। कम से कम तुम लोगों को मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखना चाहिए ना। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। मुझे बाइक गिफ्ट करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नव्या को गुस्सा आ जाता है। ओह, तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते गाड़ी? यूं भिखारी क्यों बने हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी बोलने की? एक तो पहले भी
एक बार तुम्हारी सगाई टूट गई थी, ये जानते हुए भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ तुम लोगों पर। वो थोड़ा जोर से बोलता है। ये सुनकर नव्या एक बार फिर टूट जाती है। अगर पहले उसकी सगाई टूटी थी तो इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना, वो लड़का ही गलत था। नव्या को बहुत घबराहट होने लगती है। उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ती है जो कि भाग भाग कर काम कर रहे थे। सोच क्या रही हो नव्या, जल्दी अपने पापा से कहो, वरना। नव्या की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। एक बार पहले जो हुआ वो आज फिर से होने जा रहा था। ये देखकर नव्या घबरा जाती है। वो बात संभालते हुए, देखो अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं बाद में पापा से कह दूंगी। ये सुनते ही अक्षय को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपने सिर से सेहरा उतार कर फेंकते हुए, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने बोला ना, गाड़ी मिलेगी तो ही शादी होगी। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोलता है। शोर सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। नव्या के घर वाले जल्दी से स्टेज पर आते हैं। सुधीर बोला, क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? अक्षय बोला, मुझे अभी इसी वक्त एक ब्रांडेड न्यू कार चाहिए, तभी शादी होगी वरना नहीं। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सुधीर तो बहुत परेशान हो गए थे। बाकी सब भी शौक थे, खासकर जो बाराती आए थे। वो आपस में, ये अक्षय पागल हो गया है क्या? ऐसी बात थी तो पहले बताता। अब लास्ट मिनट में खुद भी मार खाएगा और हमें भी खिलवाएगा। सब लोग अक्षय को समझाने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं। अक्षय जो का त्यों अपनी बात पर अड़ा हुआ था और साथ साथ वो नव्या को बुरा भला भी बोलने लगा कि एक तो पहले भी इस लड़की की सगाई किसी और से हुई थी, फिर भी चलो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं किसी का झूठा खाने का। नव्या के बारे में इतनी गलत बात सुनकर उसका भाई तैस में आ जाता है और वो लपक कर अक्षय का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। अक्षय के घर वाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर सब बेकार। मौका देखकर कुछ बाराती तो खिसक लेते हैं और जो बचे थे उन सबको भी बंद कर लिया जाता है और तबीयत से सबकी कुटाई होती है। माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ देखकर कोई पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस आती है और पहले तो सबको शांत कराती है और फिर क्या मामला है वो पूछती है। नव्या का भाई पुष्कर पुलिस को सारी बात बताता है कि कैसे अक्षय उनसे दहेज की मांग कर रहा था। अक्षय जो कि मार खाकर अधमरा पड़ा था। पुलिस वाले उसे गिरेबान से पकड़ते हुए, क्यों बे दहेज की मांग करता है, वो भी सरेआम? अक्षय बोला, ये तो मेरा हक है, इसमें दहेज कहाँ से आ गया? वहाँ बैठी कुछ औरतें, देखो तो कितना लालची है। अच्छा हुआ जो शादी होने से पहले ही इसकी सच्चाई सामने आ गई, वरना क्या होता हमारी नव्या का। उसमें से एक और, अरे नव्या, ये नव्या कहाँ गई? ये लड़की नजर नहीं आ रही, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। वो औरत घबराते हुए बोलती है। तब तक अक्षय और उसके घर वालों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। सुधीर और पुष्कर भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ मेहमान भी जाते हैं अपना फर्ज पूरा करने। अरे नव्या को ढूंढो, कहाँ गई वो? एक अफरा तफरी मच जाती है चारों तरफ। सब जल्दी से नव्या को ढूंढने लगते हैं। तभी नव्या की भाभी कामनी की नज़र मंडप के पास बैठी नव्या पर पड़ती है, जो कि जमीन पर बैठी एक टक बिखरे हुए मंडप को देख रही थी। कितना सुंदर लग रहा था कुछ देर पहले, पर एकदम से ऐसी आंधी आई जो नव्या का सब कुछ तबाह कर गई। रो रो कर उसका काजल गालों पर आ चुका था, सर से दुपट्टा सरक गया था, बाल बिखर गए थे, मांग टिका पता नहीं कहाँ गिर गया था। कितने अरमान थे उसके जो सब एक झटके में टूट गए थे। उसकी हालत देखकर उसकी माँ अपर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। नव्या भी किसी बच्चे की तरह उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। बस बस मेरी बच्ची, चुप हो जा, तू क्यों रोती है? वो तेरे लायक ही नहीं था, वो उसके आंसू साफ करते हुए बोलती है। कामिनी बहू, नव्या को घर ले चलो। कुछ ही देर में वो नव्या को घर ले जाते हैं। हर किसी को उसके साथ सहानुभूति थी, बिल्कुल चुप्पी साध ली थी उसने। घर पहुंचने के बाद नव्या बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। धीरे धीरे चलते हुए वो आईने के सामने जाती है। अक्षय के कहे शब्द
अभी भी उसके दिल पर चोट कर रहे थे। एक तो पहले भी तुम्हारी सगाई टूट गई थी, फिर भी मैं इस बात को नज़रअंदाज करके तुमसे शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी के जूठन खाने का। नव्या अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लेती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि पहले उसकी सगाई रोहित के साथ हुई थी, पर वो सही नहीं था। चलो मिलन तक तो ठीक था, पर वो नव्या को बहाने से छूने की कोशिश करता था। चलो मिलने तक तो ठीक था, पर वो नव्या को बहाने से छूने की कोशिश करता था और नव्या के मना करने पर मुंह बना लेता था और कहता था कि मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूं ना। पर नव्या का दिल नहीं मानता था। उसने धीरे धीरे रोहित से मिलना कम कर दिया। फिर हद तो तब हो गई जब रोहित ने उससे अपनी नग्न फोटो भेजने को कहा। यह सुनकर नव्या शॉक्ड रह गई। उसे समझ आ गया कि रोहित बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। उसने बिना देरी किए यह बात अपनी माँ को बताई और इस रिश्ते के लिए ना कर दिया। अब इन सब में तो नव्या की कोई गलती नहीं ना। चलो वक्त बीता और ये बात आई गई हो गई, पर इस बिना गलती की सजा नव्या को इस तरह मिलेगी ये नहीं सोचा था उसने। एकदम से वो अपने गहने निकालकर एक तरफ फेंक देती है, हाथों में पहना चूड़ा निकालने लगती है, होठों पर लगी लिपस्टिक को हाथ से साफ करने लगती है और हाथों में गहरी रची मेहंदी को आपस में रगड़ने लगती है कि किसी भी तरह ये सब हट जाए। और ऐसा करते वक्त वो बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो कि उसके घर वालों का दिल दहला रही थी। तभी उसका भाई और पापा वापस घर आते हैं। नव्या की चीखें सुनकर उसके पापा बुरी तरह से टूट जाते हैं। बेटी की शादी टूटने का सदमा तो उन्हें पहले ही लग गया था, बाकी रही सही कसर नव्या की हालत ने पूरी कर दी। बस एक प्राण नहीं निकले उनके, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। वो भागकर नव्या के कमरे का दरवाजा पीटते हुए, नव्या मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन, अपने पापा की बात नहीं सुनेगी। पर नव्या लगातार रोए जा रही थी। नव्या अपने पापा की बात सुन बेटा, वो भी रोते हुए बोलते हैं। अपने पापा का रोना सुनकर एक पल के लिए नव्या ठहरती है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पापा का रोना नहीं। अगले ही पल वो अपने आंसू पीती है और कुछ बोलने के लिए अपने होठ हिलाती है, पर आवाज साथ नहीं देती। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। बाहर से उसके पापा दरवाजा पीट रहे थे और उसे आवाज लगा रहे थे। नव्या बड़ी मुश्किल से अपना गुबार गले से नीचे उतारती है ताकि उसकी आवाज निकल पाए। मैं ठीक हूँ पापा, बस इतना ही निकलता है उसके मुंह से। इसके बाद वो पास रखा अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रख लेती है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना निकले। अपर्णा बोली, मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल हो गया है? वो अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है। वहीं एक साइड पर खड़ी नव्या की भाभी कामिनी मन ही मन कुड़ते हुए बोली, क्या मुसीबत है, अच्छी खासी आज इसकी शादी हो रही थी, पर अब फिर से ये घर पर बैठ गई और महारानी की सेवा करो वो अलग। पता नहीं मेरी आज़ादी के दिन कब आएंगे। और एक ये मेरा पति, इसे तो बस अपनी बहन दिखाई देती है। मैं तो अब ये नौटंकी ज़्यादा देर नहीं देख सकती। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपर्णा सुधीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। सुधीर भी थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर पहले जिस घर में खुशियां ही खुशियां थी, वो घर अब कम मातम में बदला हुआ था। उधर पुलिस भी अक्षय की खूब खातिरदारी कर रही थी। उसके घर वाले मारे मारे फिर रहे थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दो। दहेज का केस है मैडम, वो भी सरेआम मांग रहा था। ये तो जेल से बाहर ना निकलने वाला। अब तो अक्षय के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा था। ये रात थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। नव्या वैसे ही बैठी बैठी जमीन पर लुढ़क गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों के किनारे अब भी भीगे हुए थे। खैर 2 दिन बीत जाते हैं, पर इन 2 दिनों में नव्या ने एक बार भी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। उसके माँ पापा उसके पास जाते, उसे समझाते और जबरदस्ती खाना भी खिला देते। उसका भाई भी उसे खूब स्नेह कर रहा था कि जो भी हुआ नव्या उसे भूल जाए। दिखावे के लिए कामिनी भी उसके पास जाकर उसको दिलासा देती है। नव्या सबकी बातें सुन रही थी। कामिनी उसे कहती है कि भूल जाए सब कुछ
और वापस अपनी नौकरी पर जाए, क्योंकि उसे तो बस नव्या के पैसों से मतलब था। नव्या ने शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर अब पता नहीं वो क्या फैसला करेगी। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए। पूरे मोहल्ले में बस यही बात हो रही थी। हर किसी को नव्या के साथ हमदर्दी थी, सहानुभूति थी, पर ये हमदर्दी, ये सहानुभूति कब गॉसिप और तानों में बदल गई, इसका पता नव्या को तब पता चला जब वो 1 हफ्ते बाद अपने काम के लिए निकल गई। नव्या ने शादी और बाद में हनीमून पर जाने के लिए बैंक से 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1 हफ्ते में वो घर से तो क्या, अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कहीं ना कहीं अक्षय के शब्द अंदर से तोड़ गए उसको। एक तो पहले भी इसकी सगाई किसी और के साथ हो चुकी है, फिर भी मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी का झूठा खाने का। बस ये शब्द नव्या को उभरने नहीं दे रहे थे। वो एकदम बेजान सी हो गई थी। अपर्णा उसका बहुत ध्यान रख रही थी, जबकि कामिनी अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। इस वक्त वो रसोई में नाश्ता बना रही थी, मन ही मन बड़बड़ करते हुए, ये इस नव्या का बढ़िया नाटक है। महारानी की तरह अपने कमरे में आराम कर रही है और मैं यहाँ काम करके मरी जा रही हूँ। अब अपने सारे काम छोड़कर इसके लिए नाश्ता बनाऊं। इतने में अपर्णा रसोई में आते हुए बोली, कामिनी बेटा, बन गया नाश्ता, ला मैं नव्या को खिलाऊं। ये कहते हुए वो नाश्ते की प्लेट उठा लेती है। कामिनी झट से उसके हाथ से प्लेट वापस लेते हुए, मम्मी जी, नव्या को नाश्ता मैं दे आऊं, शायद मुझसे कुछ बात करे वो। हाँ, ये सही रहेगा, तुम जाओ उसके पास, अपर्णा बोलती है। कामिनी नाश्ते की प्लेट उठाकर नव्या के पास जाते हुए मन में, तुझे तो मैं आराम करवाती हूँ, अब बड़ी महारानी बनी फिरती है ना, ये सोचते हुए वो नव्या के कमरे में जाती है। नव्या किसी गहरी सोच में गुम बिस्तर पर बैठी थी। कामिनी दरवाजे पर हल्का सा नोक करते हुए, अंदर आ जाऊं नव्या। नव्या अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए, अरे आइए ना भाभी, लो तुम्हारा नाश्ता, कितनी कमजोर लग रही हो, अब जो हो गया कब तक उसे पकड़कर बैठी रहोगी, कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। कामिनी बहुत अजीब तरीके से बोलती है। साफ पता चल रहा था कि उसकी बातों में नव्या के लिए फिक्र कम और ताने ज्यादा है। नव्या जितना उस हादसे को भूलने की कोशिश करती, फिर कोई ना कोई वही सब उसे याद दिला देता। वो कामिनी की किसी बात का जवाब नहीं देती, बस फीका सा मुस्कुरा देती है। लो नाश्ता करो, कामिनी उसके सामने प्लेट रखते हुए बोलती है। नव्या एक निवाला तोड़कर जैसी अपने होठों से लगाने वाली होती है, तभी कामिनी बोली, कब तक घर में बैठी रहोगी नव्या। नव्या का हाथ खाते खाते वहीं रुक जाता है। अब देखो ना कितना खर्चा हो गया तुम्हारी शादी में। अब शादी नहीं हुई पर खर्चा तो हुआ ना। पापा की जो पेंशन आती है उससे तो घर का खर्चा चल जाए, वही बहुत है। अब तुम्हारे भाई क्या क्या करेंगे बेचारे, कितना कर्जा ले लिया उन्होंने, और तुम होगी नौकरी पर जाने का नाम ही नहीं ले रही। उसके कहे शब्द नव्या को किसी तीर की तरह चुभते हैं। आंखें झिलमिला जाती है उसकी, जिसे छुपाते हुए वो बड़ी मुश्किल से, मैं आज बैंक जाने ही वाली थी भाभी, बस मैं निकल ही रही हूँ, ये कहते हुए वो हाथ में पकड़ा निवाला भी वापस प्लेट में रख देती है। कामिनी जबरदस्ती उसे एक टुकड़ा खिलाते हुए, ओफो अब नाश्ता तो कर लो, वरना कहोगी कि भाभी ने खाने नहीं दिया, ये कहते हुए वो पूरा निवाला उसे खिला देती है। पर नव्या के तो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिन्हें वो बाहर आने से रोक रही थी। वो झट से पानी का गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लेती है। पानी नहीं पी रही थी वो, आंसू पी रही थी अपने। कामिनी टेढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हल्के आसमानी कलर का सिंपल सा फुल स्लीव्स का सूट पहने नव्या बाहर आती है। पूरी बाजू का सूट उसने इसलिए पहना था ताकि कोहनी तक लगी उसकी मेहंदी ढक जाए, पर हाथों पर मेहंदी अब भी नजर आ रही थी, जिसका रंग थोड़ा फीका तो पड़ गया था पर पूरी तरह से नहीं। लंबे बालों की गूंथ कर चोटी बनाई हुई, बिल्कुल सिंपल और मुरझाया हुआ चेहरा। अपना पर्स उठाते हुए वो घर से निकलती है। अंदर ही अंदर वो बहुत नर्वस फील कर रही थी, पर हिम्मत तो दिखानी थी ना। अपर्णा पीछे से बोली,
कहाँ जा रही है नव्या बेटा? वो बैंक जा रही है मम्मी जी, कह रही थी घर बैठी रहूंगी तो वही सब दिमाग में आएगा। कामिनी साहब झूठ बोल देती है। नव्या का इस तरह से जाना अपर्णा को बहुत अजीब लगता है। नव्या अभी 2-4 कदम ही चली होगी तभी कुछ लोगों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे ये तो नव्या है ना, इसकी तो शादी हो गई ना। एक औरत बोलती है। अरे कहाँ हुई इसकी शादी? तू अपने मायके गई थी ना, इसलिए तुझे नहीं पता। अरे बहुत बुरा हुआ इसके साथ। ये कहकर वो चटकारे लेते हुए उसे सारी बात बताने लगती है। नव्या को एक एक कदम चलना भारी हो रहा था। सारी बातें सुनकर वो औरत बोली, एक बार पहले भी इसकी सगाई टूट गई थी ना, जरूर कुछ और बात हुई होगी और इन लोगों ने नाम डाल दिया लड़के वालों पर। इसकी तो किस्मत ही खराब है। कम से कम मेहंदी तो उतरने देती, बाहर निकलने की इतनी क्या जल्दी थी? वो ताना कसते हुए बोलती है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए नव्या तेज तेज कदम बढ़ाने लगती है। जितनी हिम्मत लेकर वो घर से निकली थी वो सारी हिम्मत तो पहली सीढ़ी पर ही ढेर हो गई थी। अभी तो सफर शुरू हुआ था, अभी तो कितने लोग मिलेंगे और यही बातें करेंगे। कुछ होंगे जिन्हें सच में नव्या के साथ हमदर्दी होगी, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। नव्या ये सब भूलना चाहेगी भी ना, तब भी ये लोग उसे भूलने नहीं देंगे, बल्कि वापस वही लाकर खड़ा कर देंगे। खैर किसी तरह वो ऑटो रिक्शा में बैठती है और बैंक के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ 1 हफ्ता हो गया था। अक्षय अभी भी जेल में था। उसके माँ बाप हर कोशिश कर रहे थे उसे जेल से बाहर निकालने की, पर सब बेकार। 1 हफ्ते से अक्षय के माँ बाप ने उसे देखा नहीं था। पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया था उनको। बड़ी मुश्किल से अक्षय की माँ मधु ने हाथ पैर जोड़कर पुलिस वालों से मिन्नत की थी, तब कहीं जाकर आज वो अक्षय से मिल पा रहे थे। कुछ देर में धीरे धीरे चलता हुआ अक्षय आता है। साफ पता चल रहा था कि अक्षय को कितना मारा पुलिस वालों ने। उसकी हालत देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए बोली, ये क्या किया तूने अक्षय? अपनी एक गलती की वजह से तूने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। आखिर तुझे किस चीज की कमी थी? गाड़ी तो तू खुद भी खरीद सकता था ना, फिर क्या जरूरत थी यूं सबके सामने भिखारी बनने की? माँ, अक्षय एकदम से बोलता है, कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं ना मैं। सब कितना अच्छा चल रहा था। नव्या जैसी सुंदर और समझदार लड़की तेरी जीवन साथी बनने वाली थी और तूने सब गंवा दिया। अपनी और नव्या की जिंदगी खराब कर दी। शर्म नहीं आई तुझे? ये सुनते ही अक्षय अपने पापा की तरफ देखता है। बदले में उसके पापा अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। मधु रोते हुए बोली, आखिर क्या हासिल हुआ तुझे ये सब करके? मैं पापा की बातों में आ गया था माँ। पापा ने ही मुझसे कहा था ये सब करने के लिए, और ये भी कहा था कि लड़की वालों की मजबूरी है, लास्ट मिनट पर जो मांगो वो उन्हें देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही मधु अपने पति की तरफ देखती है जो कि अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। नजर तक नहीं मिला पा रहे थे वो दोनों से। आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? आप? अच्छा अब समझी, पर इसमें गलती आपकी नहीं मेरी है, मेरे घर वालों की है। सालों पहले जब आपने भी इसी तरह मुझसे शादी करते वक्त दहेज मांगा था, आधे फेरे रोककर उसी वक्त आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको लगा कि जो सालों पहले हो चुका है वो अब भी आराम से हो जाएगा, इसलिए आपने अपने बेटे की जिंदगी अपने ही हाथों खराब कर दी। ये कहकर मधु वहां से रोते हुए चली जाती है। अब तो अक्षय को भी एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपने पापा की तरफ देखता है जैसे शिकायत कर रहा हो। उसके पापा बिना उससे नजरें मिलाए, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें जल्द बाहर निकालता हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नव्या भी अब बैंक पहुँच गई थी। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके मन में। उन औरतों की बातें अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। मेहंदी तो हटने देती, इतनी क्या जल्दी थी घर से बाहर निकलने की। नव्या का दिल तो किया कि वो वापस घर चली जाए। अगले ही पल उसकी भाभी के शब्दों से याद आ जाते हैं, अब कितना खर्चा हो गया तेरी शादी में। अब शादी नहीं हुई तो क्या, पर खर्चा तो हुआ ना। अकेले क्या क्या करेंगे तुम्हारे भाई, और तुम होगी काम पर जाने का नाम नहीं ले रही। ओ मैडम, उतरना नहीं है क्या?
ऑटो वाला उसे आवाज लगाता है, जिससे नव्या होश में आती है। ऑटो वाले को पैसे देकर वो बैंक के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। एक हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी और दूसरे हाथ से अपने पर्स को कसकर पकड़ रखा था। किसी तरह हिम्मत बटोरकर वो अंदर जाती है और वही होता है जो उसने सोचा था। पूरे स्टाफ की नज़र नव्या पर और साथ के साथ खुसर पुसर। अरे ये नव्या इतनी जल्दी आ भी गई, इसने तो 1 महीने की छुट्टी ली थी ना, अब शादी ही नहीं हुई तो किस बात की छुट्टी बेचारी, उसकी एक सहेली बोलती है। नव्या उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहीं पर खड़े 2 लड़के जो कि नव्या पर चांस मारते थे, पर नव्या उन्हें घास तक नहीं डालती थी। हाय, कहाँ तो इसकी रातें रंगीन होने का टाइम आया था और कहाँ ये, इतना कहकर वो दोनों हंस पड़ते हैं। उनकी कही बातें नव्या को तीर की तरह चुभ रही थी। वो उन लड़कों को जवाब देने ही वाली थी, तभी पियून वहां आता है और नव्या को देखकर, अरे मैडम आप इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी के बाद घूमने नहीं गई। अब उस बेचारे को कुछ नहीं पता था तो उसने सीधे सीधे पूछ लिया। ये सुनकर वो दोनों लड़के और भी ज्यादा हंसते हुए बोले, अब शादी हुई होती तो घूमने जाती ना, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब जो भी हुआ उसमें नव्या की क्या गलती है। नव्या की एक सहेली उन लड़कों को लताड़ते हुए बोलती है, अरे तू हम पर क्यों भड़क रही है, अब हमें क्या पता किसकी गलती थी किसकी नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने सुना। अच्छा तो क्या सुना तुमने, जरा मैं भी तो सुनूं। नव्या की सहेली दोनों को घूरते हुए बोलती है, यही कि नव्या की पहली सगाई हुई थी। ये बात लड़के को पता लग गई और उसने शादी करने से मना कर दिया और बदनामी के डर से इन लोगों ने दहेज का झूठा आरोप उस पर लगा दिया। ये सुनकर तो नव्या शॉक्ड रह जाती है। उसकी सहेली, हाँ टूटी थी इसकी सगाई जो कि इसने खुद तोड़ी थी, अब वो लड़का ही गलत था तो इसमें वो लड़के बीच में ही, ओ हो सारी दुनिया के गलत लड़के इसे ही मिल रहे हैं, भाई हद हो गई ये तो, अच्छा इत्तेफाक है। ये कहते हुए वो दोनों फिर हंसने लगते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी। नव्या को लगता है सब उस पर हंस रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लोगों का इस तरह हंसना सीधा उसकी मानसिकता पर असर करता है। ये था उसके टूटने का दूसरा कदम। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेजी से अपना पर्स उठाया और तेजी से वहां से भाग गई। उसकी सहेली उसे आवाज लगाती रह गई पर उसने नहीं सुना। वो उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोली, शेम ऑन यू गाइस, पर उन लड़कों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। नव्या वहां से निकली और सीधा अपने घर के रास्ते पर भागने लगी। ऑटो तक नहीं लिया उसने। उसके कानों में एक ही लाइन गूंज रही थी, हाँ दुनिया के सारे गलत लड़के इसे ही मिल रहे हैं। उफ बेचारी नव्या, ये कैसा समाज है जहाँ लड़की को सही होते हुए भी लोगों की बातें सुननी पड़ती है, जहाँ उसे बार बार अपनी सच्चाई का सबूत पेश करना पड़ता है। पर ये सब क्यों और कब तक? शायद सदा के लिए, क्योंकि ये समाज कभी नहीं बदल सकता। इसलिए समाज को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लो, अपने लिए आवाज उठाओ। बस ये बात नव्या जल्दी समझ ले, वरना ये लोग उसे ताने मार मार कर मार डालेंगे। खैर नव्या अपने घर पहुंचती है और सीधा अपने कमरे में। उसे इस तरह देखकर सब हैरान रह गए थे, खासकर कामिनी। वो उसे देखकर बोली, अभी तो गई थी और इतनी जल्दी वापस आ गई। इस लड़की को सेवा करवाने की आदत पड़ गई है। नव्या के माता पिता उसके पीछे जाते हैं। नव्या बुरी तरह अपने पापा से लिपटकर रोने लगती है और सारी बात बताती है। बाहर खड़ी कामिनी, सब बहाने हैं इसके, काम ना करना पड़े, उसके लिए ड्रामे कर रही है। कह तो ऐसे रही है जैसे पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी है। अपर्णा अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है, जबकि उसके पापा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो थके कदमों से बाहर बैठक की तरफ चले गए। उनके पीछे पीछे कामिनी भी चली गई और वो अंदर जाते हुए, देख लिया पापा जी आपने अपनी जिद का नतीजा। मैंने कितना कहा कि नव्या की शादी मेरे चचेरे भाई रिंकू से कर दो, पर आपने मेरी एक ना सुनी। रिंकू कोई लड़का है, पढ़ा लिखा भी कम है, ऊपर से रोज शराब पीता है। उससे अच्छा तो मैं अपनी नव्या को सारी जिंदगी घर बिठाकर रख लूंगा, पर उससे शादी नहीं करूंगा। यही कहा था ना आपने, तो अब कौन सा आपने नव्या के लिए राजकुमार ढूंढ लिया।
अब बैठ गई वो घर में हमेशा के लिए। मुझे तो डर है कहीं पागल ना हो जाए और इन सब के जिम्मेदार केवल आप हो पापा जी, केवल आप। सबके सब बैठ गए हैं मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। बड़बड़ करते हुए वो बाहर चली जाती है। उसकी बातें सीधा उनके दिल पर असर करती है। वो भी खुद को हर चीज का जिम्मेदार मानने लगते हैं। वो ये सब सह नहीं पाए और अगले ही पल तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। नव्या के पापा कामिनी की बातों को दिल पर ले लेते हैं। हार्ट पेशेंट तो वो पहले से ही थे, इस कारण वो ये सह नहीं पाते और तड़पते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। गिरते वक्त वो टेबल को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर सब बेकार। धड़ाम करके एक आवाज बाहर तक जाती है जिससे सब चौंक जाते हैं और जल्दी से बैठक की तरफ दौड़ते हैं, यहाँ तक कि कामिनी भी। पर जब तक वो अंदर जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नव्या के पापा बेजान से जमीन पर पड़े थे। पापा, नव्या चिल्ला पड़ी। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कामिनी को अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसकी कड़वी बातों की वजह से ये सब हुआ है तो कोई छोड़ेगा नहीं उसे, खासकर पुष्कर। इसलिए वो भी एक कोने में खड़ी घड़ियाली आंसू बहा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सॉरी, हॉस्पिटल आने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सबके ऊपर बिजली की तरह गिरती है, खास करके नव्या के ऊपर। एक पापा ही तो थे पूरे घर में जिनके वो सबसे ज्यादा करीब थी, जिनसे अपनी हर परेशानी वो खुलकर कह देती थी। पर आज भगवान ने उसे नव्या से छीन लिया। एक बार फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। मोहल्ले वाले भी अपना फर्ज अदा करने आते हैं। अपर्णा का तो बुरा हाल हो गया था तो वो बार बार बेहोश हो रही थी। नव्या खुद को संभाले या अपनी माँ को, चलो किसी तरह सबने मिलकर दोनों को संभाला और अंतिम संस्कार किया गया। पर मातम तो अभी भी छाया हुआ था। लोगों की दबी दबी आवाजें नव्या के कानों तक पहुंच रही थी। हे भगवान, कैसी मुसीबत आ गई इनके परिवार पर। पहले नव्या की शादी टूट गई और अब उसके पापा की मौत। बेचारी नव्या। अरे बेचारी बिचूरी कोई नहीं है, मनहूस है एक नंबर की। इसी की वजह से ये सब हुआ है। अपनी शादी तो हो नहीं पाई और अपनी माँ का सुहाग और खा गई। जितने लोग उतनी बातें, ना किसी को कुछ कह सकते थे। ये वक्त ही ऐसा था। वक्त बीतता है और सभी रिश्तेदार चले जाते हैं, पर जाते जाते छोड़ जाते हैं। नव्या के दिल में ये बात कि उसके पापा की मौत उसकी वजह से हुई है। नव्या तो पहले ही टूट चुकी थी और अब उसके पापा की मौत का इल्जाम भी उस पर डाल दिया गया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी। अपर्णा ने तो एकदम चुप्पी साध ली थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कोई होश ही नहीं था। नव्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था। नौकरी तक छोड़ दी थी उसने अपनी, और इसी मौके का फायदा उठाकर कामिनी ने पुष्कर के कान भरने भी शुरू कर दिए थे। नव्या ऐसी है, देखो नौकरी भी छोड़ दी उसने। इसी की वजह से पापा की जान गई। अगर ये पहले अपनी सगाई नहीं तोड़ती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुष्कर ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो कामिनी, वो लड़का ही गलत था। अरे कुछ गलत नहीं था, वो गलत था और मेरा चचेरा भाई रिंकू भी गलत था। नव्या की नज़र में तो हर लड़का गलत है। अरे थोड़ी बहुत शराब पी लेता है कभी कभी, पर दहेज नहीं मांगता वो। अब तुम भी तो पीते हो ना कभी कभी, पर मैं तो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन तुम्हारी बहन के तो नखरे ही अलग है। इसे तो आदत है हर लड़के में कमी निकालने की, और देखो इसकी आदत की वजह से पापा जी की जान चली गई। कामिनी पुष्कर का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसकी बातों का असर पुष्कर पर होने भी लगा था। उधर अक्षय के पापा एडी चोटी का जोर लगा रहे थे उसे जेल से निकालने के लिए। उसका वकील उसे सलाह देता है कि जब तक लड़की वाले केस वापस नहीं लेते तब तक अक्षय जेल से बाहर नहीं आएगा। अब तो पैसे देकर आपको ये केस खारिज करवाना पड़ेगा। अपने बेटे को बचाने की खातिर वो नव्या के घर जाते हैं, पर कामिनी उन्हें बाजार में ही मिल गई। अब भी कोई कमी रह गई जिसे पूरी करने आप आए हैं। कामिनी इतराते हुए बोलती है, देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, पर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। भगवान के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, ये केस वापस ले लो। उसके लिए मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। 20 लाख का नाम सुनते ही कामिनी की आंखों में चमक आ जाती है, मन में लालच,
थोड़े नखरे करने के बाद वो उसे कह देती है कि वो नव्या को समझा देगी। आज रात को पैसे लेकर घर पर आ जाइए। उसके बाद वो खुशी खुशी घर जाती है। पहले वो पुष्कर को अपने साथ शामिल करती है। फ्री का पैसा किसे बुरा लगता है। और पुष्कर तो पहले ही कामिनी के रंग में रंग चुका था। उसे भी कामिनी की बात सही लगती है। चलो पुष्कर तो मान गया, अब बस नव्या को राजी करना है। मन ही मन कुछ सोचते हुए वो उसके पास जाती है और सीधा पॉइंट पर आते हुए, अक्षय के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसे तुम वापस ले लो। नव्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ऐसे मत देखो मुझे, इसके बदले में वो 20 लाख रुपए दे रहे हैं। देखे हैं कभी तुमने 20 लाख? वैसे भी काम धाम छोड़कर तुम घर पर बैठ गई हो। अब पुष्कर घर का खर्चा चलाए या तुम्हारी ना हुई शादी का कर्जा उतारे, इसलिए जो कह रही हूँ उसे चुपचाप मान लो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। देर रात को अक्षय के पिता उनके घर आता है पैसों को लेकर। कामिनी तो खुशी से चहक रही थी। वो पैसों का बैग खोलकर कामिनी के सामने रखता है। इतना पैसा देखकर तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। नव्या तो राजी हो गई ना। कामिनी ललचाई नजरों से पैसों को देखते हुए बोली, जी बस अब अक्षय जेल से बाहर होगा। वो पैसों के बैग पर हाथ रखते हुए बोलती है। तभी नव्या बाहर आती है। नव्या वो पैसों का बैग उठाकर बाहर फेंकते हुए, अपने ये पैसे उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। जिस आदमी की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया, जिस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, आप चाहते हैं कि मैं उसे जेल से बाहर आने दूं? कभी नहीं। चले जाइए यहाँ से। नव्या बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है। तुम चाहो तो और पैसे ले लो, पर मेरे बेटे को। नव्या बीच में ही बेहद गुस्से से बोली, आपके इन पैसों से मेरे पापा वापस आ जाएंगे क्या? नहीं ना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, इससे पहले कि मैं धक्के मारकर आपको बाहर निकाल दूं। आप बस चले जाइए यहाँ से। नव्या को इतने गुस्से में, शायद ही इतने गुस्से में किसी ने देखा हो। अक्षय के पापा निराश से वहां से वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही कामिनी नव्या पर बरस पड़ती है। मनहूस कहीं की, ये क्या किया तूने? घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। ये कहते हुए वो एक थप्पड़ मार देती है नव्या की। कामिनी पुष्कर एकदम से बोलता है, मुझ पर मत चिल्लाओ। ये देखो कि तुम्हारी बहन ने क्या किया। 20 लाख रुपए थे वो। 20 लाख देखे हैं कभी इतने रुपए? सारी जिंदगी कमाते तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। कामिनी की बातों का पुष्कर पर भी असर होने लगा था। 20 लाख का लालच उसके मन में भी घर कर गया था। अब उसे कामिनी सही और नव्या गलत लग रही थी। ये क्या किया तूने नव्या? अच्छे खासे पैसे आ रहे थे और तूने सब खराब कर दिया। अपने भाई की बात सुनकर नव्या हैरान रह जाती है। वो भाई जो कभी उस पर जान दिया करता था, आज वही भाई उसके खिलाफ बोल रहा है। भाई आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, उन पैसों से हमारे पापा का कातिल भी जेल से बाहर आएगा, वो नजर नहीं आता आपको? तो क्या अक्षय के जेल से रहने से पापा जी वापस आ जाएंगे क्या? कामिनी जहर उगलते हुए बोलती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पुष्कर भी उसके पीछे पीछे जाता है। नव्या के कान में कामिनी के शब्द घूम रहे थे, तो अक्षय के जेल में रहने से पापा जी वापस आ जाएंगे क्या? बुरी तरह से टूट गई थी नव्या। नफरत सी हो गई नव्या को अपने भाई भाभी से। कैसे लोग हैं ये, इतने गिरे हुए, इतने लालची। काश मेरे पापा साथ होते। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा? वो सामने दीवार पर लगी अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए बोलती है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है, जो कि अपने कमरे में आरामदायक कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी। नव्या उनके पास जाती है और उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगती है। उधर गुस्से से भरी हुई कामिनी अपने कमरे में जाती है। पुष्कर भी उसे मनाते हुए उसके पीछे जाता है। वो उसके नजदीक जाता है और कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाता है, पर कामिनी बीच में ही उसे टोकते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहो, या तो अपनी बहन को समझाओ या फिर मुझे 20 लाख लाकर दो। तुम भी हद करती हो। मैं 20 लाख कहाँ से लाऊं? 20 लाख हाथ से निकल गए, इस बात का अफसोस मुझे भी है। कामिनी तेवर दिखाते हुए बोली, अच्छा तो फिर तुम मेरे और नव्या के बीच मत आओ। केस वापस लेने के लिए उसे कैसे राजी करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा बाबा, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये सुनते ही कामिनी के फेस पर कुटिल मुस्कान तैर जाती है।
वो जल्दी से अक्षय के पापा को फोन करते हुए बोली, आज जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ अंकल जी। आप बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, नव्या को मैं खुद राजी कर लूँगी। अक्षय के पापा बोले, ठीक है। इतना कहकर दोनों फोन कट कर देते हैं। कामिनी मन ही मन, अब देख मैं तेरा क्या हल करती हूँ नव्या। अब तू खुद वो केस वापस लेगी। 20 लाख तो मुझे हर हाल में चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मन ही मन वो कुछ सोचते हुए लेट जाती है। उधर नव्या अपनी माँ के गोद में सिर रखकर बिफर पड़ती है। अपर्णा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसी तो नहीं थी मेरी नव्या। डरना और हारना तो उसने सीखा ही नहीं था ना। हालातों से भागना भी मैंने उसे नहीं सिखाया था। फिर मेरी नव्या ऐसे कैसे हो गई? तेरे पापा क्या तुझे ऐसे देखकर खुश होते होंगे? नहीं बेटा, वो बहुत दुखी होंगे। नव्या कुछ नहीं बोलती, बस अपर्णा की गोद में सिर रखकर सुबकती रहती है। अच्छा एक बात बता, अक्षय को तो तूने सजा दिलवा दी, पर जो बिना गलती के तू सजा भुगत रही है उसका क्या? ये सुनते ही नव्या नासमझी से उसकी तरफ देखती है। अपर्णा अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए, सजा ही तो है जो तूने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है, यहाँ तक कि नौकरी भी छोड़ दी अपनी। लोगों की बातें तूने खुद पर हावी कर ली और अपने पापा की दी हुई सीख को भूल गई। नव्या वापस उसकी गोद में सिर रखते हुए, मैं बिखर गई थी माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब लोग वापस वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं। लोगों के ताने अभी भी मेरे कान में घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब मेरी गलती है, जैसे लड़की होना ही गलत है। ये कहकर वो फिर रो पड़ती है। अपर्णा बोली, बस बेटा, बहुत रो चुकी तू, बहुत रुला लिया तुझे सबने, पर अब नहीं। अब तुझे जवाब देना होगा, सबका सामना करना होगा। उधर कामिनी ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, और अब नव्या ने भी सोच लिया था कि उसे क्या करना है। पहले तो उसे एहसास होता है कि वो अपने दुख में अपनी माँ को तो भूल ही गई। आज गौर से देखा तो उसे पता चला कि कितनी कमजोर हो गई अपर्णा। कामिनी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती उस पर। वो अपने आंसू साफ करती है और किचन में जाकर दूध गर्म करने लगती है। कामिनी को तो पैसों के लालच में नींद नहीं आ रही थी। किचन से आती खटपट की आवाज से वो उठकर बैठते हुए, इस वक्त किचन में कौन है, जाकर देखती हूँ। वो किचन में जाती है तो नव्या को वहाँ देखकर मुंह बना लेती है। फिर उसका ध्यान नव्या के हाथ में पकड़े हुए दूध के गिलास पर जाता है। वो मुंह बनाते हुए नव्या के पास जाती है। ये दूध, ये सब खाने पीने का सामान पैसों से आता है, जैसे तुम आराम से मुफ्त में उड़ा रही हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नव्या दूध लेकर जाती है और अपर्णा को पिलाती है। कुछ देर में अपर्णा तो सो जाती है, पर नव्या को नींद नहीं आती। वो अपना लैपटॉप खोलकर देर रात उसमें जॉब सर्च करती है। नव्या की जिंदगी से अंधेरा छंट गया था। अब एक खूबसूरत जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। अब देखना ये होगा कि आने वाली सुबह अपने साथ क्या लेकर आती है। अगली सुबह नव्या एक नई उमंग और जोश के साथ उठती है। उसने सोच लिया था कि जो गलतियां उसने की है उसे अब वो सुधारेगी, इसलिए वो आज इंटरव्यू देने जा रही थी। कामनी भी उठ गई थी। वो बड़ी बेसब्री से नव्या के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अपर्णा भी आज अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आकर बैठ गई थी। ये देखकर कामिनी चिढ़ जाती है। कुछ देर में नव्या अपने कमरे से बाहर आती है। हल्के पीले कलर का चूड़ीदार, बालों की बोनी बनाई हुई, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक। अब लग रही थी वो पहले वाली नव्या। उसे इस तरह देखकर तो कामिनी के होश ही उड़ जाते हैं। इसे देखो कितना सज संवर कर निकली है, वो मन ही मन खिंचते हुए बोलती है। ठीक उसी वक्त उनकी काम वाली बाई ममता आती है, जो काफी सालों से वहाँ काम कर रही थी। तभी कामिनी अपना नाटक करना शुरू कर देती है। अरे अरे वहीं रुक, कोई जरूरत नहीं है काम पर आने की, हमने काम नहीं करवाना अब। ये सुनकर ममता बोली, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई बीबी जी? कामिनी नव्या को ताना कसते हुए बोली, तेरी कोई गलती नहीं है ममता, पर मेरे पास तुझे देने के लिए अब पैसे नहीं है। इतनी कमाई नहीं अक्षय की जो दो लोगों को मुफ्त में बिठाकर खिलाऊं भी और फिर काम वाले का खर्चा भी करूं। ना बाबा ना, तो अपना कहीं और देख ले। कामिनी गेट के पास खड़ी होकर बोल रही थी, जिससे 2-4 औरतें भी वहां आ जाती है।
नव्या सब समझ रही थी कि कामिनी क्या करने की कोशिश कर रही है, क्यों ममता को काम पर से हटाया जा रहा है। कामिनी मन ही मन खुश हो रही थी कि जब सारे घर का काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा, पर अगले ही पल नव्या उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, और काम ना करने की वजह से आपका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सुनते ही सब औरतें अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। कामिनी को बहुत तेज गुस्सा आता है। नव्या आगे बोलते हुए, ममता दी, आप माँ का और मेरा रूम साफ कर देना, बाकी भाभी अपने आप कर लेगी और आपको पैसे मैं दूंगी। ठीक है नव्या, इतना कहकर ममता अपर्णा के कमरे में जाती है। इतनी औरतों के सामने कामिनी कुछ बोल नहीं पाती, वो अपने ही जाल में फंस जाती है। नव्या अपना दुपट्टा सही करते हुए घर से बाहर निकल जाती है और कामिनी बस उसे देखती रह जाती है। नव्या ऑटो में बैठती है और आगे बढ़ जाती है। ट्रैफिक बहुत था और उसे 11 बजे तक हर हाल में पहुंचना था। भैया थोड़ा तेज चलाओ, मुझे लेट हो जाएगा। ऑटो वाला थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है और कुछ ही देर में नव्या एक ऑफिस के सामने पहुंचती है। वो ऑटो वाले को पैसे देकर बाहर निकलती है और सामने बनी बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ चल देती है। वो अंदर जाती है। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? प्यून उससे पूछता है। हाँ, नव्या जवाब देती है। आप इस तरफ आइए, इंटरव्यू बस शुरू होने ही वाले हैं। नव्या देखती है कि और भी बहुत लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए। वो भी एक तरफ बैठ जाती है। बी रेडी गाइस, इंटरव्यू बस स्टार्ट होने ही वाले हैं, बॉस आ चुके हैं। एक लड़का बाहर आकर बोलता है, 20 मिनट में आपको अंदर बुलाया जाएगा, तब तक आप कॉफी पीजिए। इतना कहकर वो वापस अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक औरत जो कि वहाँ काम करती थी, वो सबके लिए कॉफी लेकर आती है। जैसे ही वो कुछ कदम चलती है तभी वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। कॉफी भी नीचे गिर जाती है। कुछ लोग फटाफट उसके पास जाते हैं। नव्या भी जाती है। प्यून भी भागा जाता है। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। प्यून बोलता है। तो भाई जल्दी से ले जा, वहाँ खड़ा एक लड़का बोलता है। प्यून बोलता है, नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता। हमारे बॉस बहुत गुस्सेल है। अगर पता चला कि मैं काम पर नहीं था तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। आप में से कोई इन्हें ले जाओ। तभी अंदर से आवाज आती है, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, मिस पारुल अंदर आइए। नव्या बोली, वाह अजीब बॉस है यहाँ के, ये भी तो यहाँ काम करती है ना। इनके प्रति तुम्हारे बॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं। ओ आप मेरी मदद कर दो, मैं ले जाऊंगी इनको हॉस्पिटल। अरे मैडम, आपका इंटरव्यू, आपका नंबर बस आने ही वाला है और अगर आप चली गई तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो वॉट, मुझे ऐसे घटिया ऑफिस में काम करना भी नहीं है। इतना कहकर वो प्यून की मदद से उस औरत को ऑटो रिक्शा में लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। बाकी सब वहीं खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। नव्या के वहां से जाते ही वो प्यून बोला, चलिए चलिए, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उन मैडम को जॉब मिल गई है जो अभी यहाँ से गई। हमारे बॉस यही देखना चाहते थे कि आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं। अपने कैबिन में बैठा नैन कैमरे में सब देख रहा था। नव्या की बातें उसके कान में शोर कर रही थी। ये भी तो इस ऑफिस में काम करती है, इनके प्रति कोई जिम्मेदारी है उनकी या नहीं। मुझे ऐसे घटिया ऑफिस में काम नहीं करना। नैन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए, आई लाइक इट। बाहर सब लोग शोर मचा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं होता। शोर सुनकर नैन बाहर आता है। क्या पर्सनैलिटी थी बंदे की। जिन लोगों में इंसानियत नहीं, उनके लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। आप सब जा सकते हैं। अपनी दमदार आवाज में वो ये बोलता है, फिर अपने कैबिन में चला जाता है। उधर नव्या उस औरत को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, जो हॉस्पिटल सबसे नज़दीक था वो तो वहीं गई, और क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय था तो डॉक्टर उस बेहोश हुई महिला को देखते ही अंदर ले जाते हैं। नव्या भी साथ में ही थी। आप प्लीज़ जल्दी से जाकर फार्म भर दीजिए, एक नर्स उससे बोलती है। नव्या अपनी फाइल वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही वो महिला झट से अपनी आंखें खोलती है। नर्स उसे देखकर बोलती है, मैम आप कमाल की एक्टिंग करती हैं। वो महिला कोई और नहीं, नैन की माँ शांति थी। वो झट से नव्या की फाइल उठाकर रीड करने लगती है। कोई कमी तो थी ही नहीं, पर इन सबसे भी ज्यादा शांति को नव्या की अच्छाई ने प्रभावित किया था।
नव्या उनके लिए कितना परेशान हो गई थी, कितना ध्यान रख रही थी उनका। वो हैरान थी कि कोई इतना अच्छा हो सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे। बाहर नव्या मन ही मन परेशान थी कि अगर नौकरी नहीं मिली तो कामिनी उसका जीना हराम कर देगी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी पर अपनी माँ की जरूर थी। यही सब सोचते हुए वो अंदर जाती है तो शांति को होश में आया देखकर वो जल्दी से उनके पास जाती है। आप ठीक है ना? आपका घर कहाँ है? कौन है आपके घर में? मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। एक ही सांस में नव्या ने उनकी फिक्र करते हुए पूछा। शांति के दिल पर एक बार फिर छाप छोड़ी नव्या ने, पर वो सब नाम की शांति थी, असल में वो पूरी शैतान थी। पूरा खुरापाती दिमाग था उसका और अब तो नव्या को लेकर दूर तक की सोच ली थी उसने। वो झट से भोला चेहरा बनाते हुए, क्या बताऊं बेटा, एक बेटा है पर जरा देखभाल नहीं करता, इस उम्र में भी काम करवाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुम बस उसे फोन करके यहाँ बुला दो। ये सुनकर नव्या को बहुत गुस्सा आता है। मन में सोचती है, यह आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। एक मेरा भाई पुष्कर जिसे माँ की कोई चिंता नहीं है और एक ये नया आया। आंटी आप मुझे नंबर दो उसका, मैं फ़ोन करती हूँ। अगले ही पल नव्या का फ़ोन घूमता है नैन के पास। उधर नैन बेसब्री से शांति का इंतज़ार कर रहा था। ये माँ अब तक आई क्यों नहीं? तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। हेलो हेलो के बच्चे, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस उम्र में अपनी माँ से काम करवाते हो, बेशर्म कहीं के, जबकि वो बीमार है। कैसे बदतमीज बेटे हो तुम। नव्या मतलब नव्या, लगभग सबका गुस्सा उतार दिया उसने नैन पर। नैन शॉक्ड था जबकि शांति मुंह दबाकर हंस रही थी। एक्सक्यूज मी, नैन होश में आते हुए बोलता है। अब ये इंग्लिश झाड़ना छोड़ो और जल्दी से करुणा हॉस्पिटल आओ, तुम्हारी मम्मी वहीं पर है। इतना कहकर नव्या फोन काट देती है। नैन समझ जाता है कि ये सब शांति का किया धरा है। अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था वो। कहीं ना कहीं नव्या की बेबाकी तो पहले ही उसके दिल में घर कर गई थी और अब तो उसका कहना ही क्या। वो जल्दी से हॉस्पिटल भागता है। नव्या शांति की तरफ देखते हुए बोली, वो आ रहा है, आपको कुछ चाहिए? कुछ खाएंगी आप? शांति बोली, नहीं बेटा, वो मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी। वो उसका मन टटोलते हुए बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी मुझे उस सड़े से ऑफिस में काम नहीं करना था जहाँ के बॉस को बस अपने काम से मतलब हो और अपने वर्कर्स की कोई परवाह ना हो। ठीक उसी वक्त नैन कमरे में आता है और नव्या के मुंह से अपनी तारीफ सुन लेता है। वो मन में, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। शांति की नज़र नैन पर पड़ती है। नैन उसकी तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखता है। क्या माँ आप भी कुछ भी बोलती है? वो टेबल पर रखी नव्या की फाइल उठा लेता है। नव्या उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। नैन उसकी तरफ देखकर, होल्ड ऑन, कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लो। कांग्रेचुलेशन मिस नव्या, यू आर सिलेक्टेड। ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है। तुम उसमें पास हो गई हो और मैं ही वो बॉस जिसे तुम मन ही मन कोस रही हो। और ये जो बेड पर बीमार बनकर लेटी है, ये मेरी माँ है और ऑफिस की हेड। ये बस मेरी टांग खींच रही थी। ये सुनते ही नव्या हैरानी से, व्हाट? अब नव्या शॉक्ड थी। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि अब अपनी कही बातों पर वो बहुत अजीब फील कर रही थी जो उसका चेहरा बता रहा था। वो मैं एक्चुअली उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। नैन ये देखकर, रिलैक्स मिस नव्या, उस वक्त जो सही था तुमने वही किया। तुम्हें जो लगा तुमने किया। अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम सॉरी फील कर रही हो। उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब तुम जा सकती हो। कल 9 बजे ऑफिस में आकर ज्वाइन कर लेना। कितना मीठा बोलता है नैन। नव्या को तो यकीन नहीं हो रहा था उसे जॉब मिल गई थी। थैंक यू सो मच सर। नव्या खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाती है। नैन अपनी माँ के पास जाकर, आप हद करती है। भाई मुझे तो लड़की पसंद है, सिंपल, सादगी से भरी, खूबसूरत दिल, जो मुझे चाहिए सब कुछ। माँ मैं जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा था, शादी के लिए नहीं। चलिए अब। उधर नव्या खुशी खुशी घर जा रही थी। कहीं ना कहीं नैन उसके दिमाग में घूम रहा था, कितना बड़ा बिजनेसमैन और घमंड जरा सा भी नहीं। और एक वो अक्षय। खैर वो घर पहुंचकर सबसे पहले अपर्णा को एक खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुनकर अपर्णा तो बहुत खुश होती है, पर कामिनी का मुंह बन जाता है। अब तो उसे 20 लाख अपने हाथ से जाते हुए दिख रहे थे। मन में,
मैं तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगी नव्या। अगले दिन नव्या ऑफिस चली जाती है। अपना काम वो पूरी शिद्दत से करती है। उसका काम देखकर नयन काफी इम्प्रेस होता है। शांति पहले उसे पसंद करने लगी थी। देखते ही देखते 1 महीना हो जाता है। 1 महीने में नव्या ने सारा काम संभाल लिया था और कहीं ना कहीं नयन का दिल भी झुकने लगा था। नयन की तरफ नव्या का कोई एहसास नहीं, उसे तो बस अपने काम से मतलब था। नव्या अब पहले की तरह खुश रहने लगी थी। अगर कोई गलत बोलता तो तुरंत उसका मुंह बंद कर देती थी। अपर्णा पहले से खुश थी, पर ये देखकर कामिनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऊपर से 20 लाख उसके हाथ से निकल गए थे। इस बात पर उसका अलग गुस्सा था। खैर, एक दिन ऑफिस में शाम हो जाती है और घर जाने का समय हो जाता है। नयन और शांति भी घर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे थे। तभी उसकी नज़र ऑटो का वेट कर रही नव्या पर पड़ती है। अरे नव्या, आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नव्या मना करती है, पर शांति उसकी एक नहीं सुनती। आखिर नव्या को उनके साथ बैठना ही पड़ता है। नयन की नजरें मिरर में से उसी पर जा रही थी, पर नव्या तो बस शांति के साथ बातें करने में बिजी थी। बस सर, यही रोक दीजिए, वो सामने मेरा घर है। नयन गाड़ी रोकता है और नव्या गाड़ी में से बाहर आती है, पर बातों बातों में वो अपना फोन वहीं भूल जाती है। थैंक यू कहने के बाद वो चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है। कामिनी उसके कमरे का सारा सामान निकालकर स्टोर रूम में रख रही थी। पुष्कर एक साइड में आराम से खड़ा था। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा सामान कहाँ ले जा रहे हो? तेरा सामान स्टोर रूम में रख रहे हैं और आज से तुम माँ के कमरे में रहेगी। तेरा कमरा हमने किराए पर दे दिया है। पर क्यों? नव्या चिल्ला पड़ती है। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है नव्या, घर की हालत ठीक नहीं है और अभी तक तेरी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा है, पुष्कर बोलता है। कामिनी बोलती है, हाँ, वो शादी जो हुई भी नहीं, पैसा बर्बाद हुआ वो अलग। नव्या बोली, पर ये मेरा कमरा है, आप ऊपर वाला कमरा दे दो। पुष्कर उस पर चिल्लाते हुए, ये क्या मेरा कमरा लगा रखा है तूने? और लड़कियों के कौन से कमरे होते हैं? अपना ये मेरा कमरा शादी के बाद अपने घर जाकर करना, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। नव्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कामिनी बोली, वो भी अगर तेरी शादी होगी तो मुझे नहीं लगता कभी तेरी शादी होगी। जिसका 2 बार रिश्ता टूट गया हो उससे तो शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए। ये मनहूस तो पूरी जिंदगी हमारा खून पिएगी। कामिनी के कड़वे बोल सुनकर नव्या का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। अपर्णा उसे अपने कमरे में ले जाती है। घर के दरवाजे पर खड़े नयन और शांति सब सुन चुके थे, जो कि उसका फोन देने आए थे, पर वो वहीं से वापस हो जाती हैं। नयन बोला, कितने गंदे तरीके से बात कर रही थी वो नव्या से। वो गुस्से से बोलता है, पर शांति के दिमाग में कुछ चल रहा था। जिसकी 2 बार शादी टूट चुकी हो उसे तो शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए। अगले दिन नव्या बुझी बुझी सी ऑफिस आती है। उसे ऐसे देखकर नयन के दिल में एक टीस सी उठती है। नव्या किसी काम से उसके कैबिन में जाती है। नयन उसका फोन उसके सामने रखते हुए, ये कल तुम गाड़ी में भूल गई थी। नव्या वो फोन उठाते हुए, थैंक यू सर, इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है, पर आज नयन ने एक बार भी नव्या को हंसते हुए नहीं देखा था। खैर, नव्या घर चली जाती है। नयन जल्दी से शांति के पास जाता है। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ ही देर में नव्या घर पहुंच जाती है। हमेशा की तरह उसके कदम अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, पर गेट पर तो ताला लगा हुआ था। अपर्णा उसके लिए चाय लेकर आंगन में आती है। नव्या थकी हुई सी वहीं बैठ जाती है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पीछे से शांति की आवाज आती है। नव्या पीछे मुड़कर देखती है। नयन और शांति घर की चौखट पर खड़े थे और उनके हाथ में कुछ सामान भी था। आइए ना मैम, आइए ना सर, नव्या खड़े होते हुए बोलती है। कामिनी भी अपने कमरे से बाहर आती है। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी आंखें फैल जाती है। आप यहाँ? नव्या हैरानी से बोलती है। माँ, ये मेरे बॉस है और ये उनकी माँ। बहन जी, हम आपसे आपकी सबसे अनमोल चीज मांगने आए हैं, शांति अपर्णा के गले लगते हुए बोलती है। अपर्णा बोली, मैं समझी नहीं, भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ? दे सकती है, आप हमें अपनी नव्या दे दीजिए प्लीज। मैं अपने बेटे के लिए नव्या को मांगती हूँ और मैं तो शगुन लेकर आई हूँ। ये सुनते ही कामिनी का सिर घूम जाता है।
नव्या हैरानी से नयन की तरफ देखती है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ नव्या, और चाहता हूँ कि तुम ही मेरी जीवन साथी बनो। ये लगा कामिनी को दूसरा झटका। ये आप क्या कह रहे हैं सर, ये नहीं हो सकता। इतना कहकर वो छत पर चली जाती है। नयन शांति की तरफ देखता है। वो उसे उसके पीछे जाने का इशारा करती है। अपर्णा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कामिनी मन में, इतने बड़े घर का रिश्ता नव्या के लिए, नव्या के तो भाग खुल जाएंगे, वो तो ऐश करने लगेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब इन लोगों को बताती हूँ इसकी सच्चाई। नव्या ऊपर जाती है और पीछे पीछे नयन भी। मेरी बात तो सुनो नव्या। नहीं सर, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आई रियली। नव्या बीच में ही, क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है, पहले भी किसी ने मुझे छोड़ दिया था। नैन एकदम से उसके करीब जाकर बोल लिया, हो गई तसल्ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये नहीं होता तो तुम मुझे कैसे मिलती। वो बेहद प्यार से उसके करीब जाते हुए बोलता है। इस तरीके से तो नव्या के कोई करीब नहीं आया था। उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वह नैन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आता है। नयन अपना हाथ उसके सामने करते हुए, थाम लो मेरा हाथ, वादा करता हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अपर्णा बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में जाती है और मौका देखकर कामिनी वहाँ आती है। कामिनी बोली, आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी नव्या के लिए रिश्ता लेकर आई हैं, पर कुछ बातें हैं नव्या के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नव्या के बारे में जितना जानना है हम जान चुके हैं। पीछे से नयन बोलता है। कामिनी पीछे मुड़कर देखती है। पीछे नयन खड़ा था, जिसने कसकर नव्या का हाथ पकड़ रखा था। कामिनी तो जल भुनकर राख हो जाती है। अपर्णा रसोई में से मिठाई लेकर आती है और सबका मुंह मीठा करवाती है। वो कितनी खुश थी, उसका चेहरा बता रहा था, और उसे खुश देखकर नव्या भी खुश होती है मन में। जैसा लड़का आप कहते थे पापा, वो आज मुझे मिल गया, पर आप मेरे साथ नहीं हैं, काश आप होते। चलिए, कामिनी के इरादों पर पानी फेरते हुए दोनों का रिश्ता तय होता है। एक बार फिर से नव्या दुल्हन बनती है। एक बार फिर से रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, पर जानबूझकर ये इसका दूसरा पति है ना, और नहीं तो क्या, दूसरा ही तो है। इन सब की बातें नव्या तक पहुंच रही थी, पर इस बार वो खुद पर कुछ भी हावी नहीं होने देती। कुछ ही देर में दूल्हा बना नैन आता है। दुल्हन सी सजी नव्या बाहर आती है। शादी की विधियां शुरू होती है, और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा नव्या के पापा चाहते थे। शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद था जो नयन के रूप में नव्या को मिला। कामिनी बस जलकर कोयला हो गई थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके चक्कर में पुष्कर ना इधर का रहा और ना उधर का। कुछ ही देर में विदाई की रस्म होती है। नव्या अपनी माँ की तरफ देखती है। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि कामिनी उसे चैन से जीने नहीं देगी। नयन अपर्णा के पास जाता है। आपने मुझे कुछ नहीं दिया माँ जी, पर जो मैं आपसे मांगने वाला हूँ ना, अगर आपने नहीं दिया तो फिर मैं आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब लोग खुसर फुसर करने लगते हैं। अगले ही पल नयन उसका हाथ पकड़ते हुए, मुझे माँ दहेज में चाहिए। ये सुनते ही नव्या का चेहरा खुशी से खिल जाता है, और नयन के लिए उसके दिल में प्यार फूट पड़ता है। नयन की जिद के आगे अपर्णा को झुकना पड़ता है। कामिनी और पुष्कर बस देखते ही रह जाते हैं। नव्या नयन के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करती है और दिल से नयन को अपनाती है। नव्या ने बिना गलती के सजा भुगती, इसलिए आज उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। और अक्षय आज भी जेल में सड़ रहा है, और ऐसे लोगों को वहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।